हाय डियर स्टूडेंट, मैं हरीशचंद्र यादव रसायन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के क्रम में sp3 से आगे बढ़ेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जैसा कि पिछली क्लास में हो चुका था। आज जो उसका शेष बचा हुआ हिस्सा है, जैसे sp3d1, sp3d2, sp3d3 आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। sp3 ये बचा था और ये बचा था sp3d1, sp3d2 और sp3d3। ये 4 हाइब्रिडाइजेशन बचे थे। sp2 तक कंप्लीट हो गया था। देखिए sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसमें अगर हम इसकी बात करें पर्सनली, तो इसमें S का एक ऑर्बिटल और P के जो तीनों ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz, ये तीनों ऑर्बिटल एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे समान ऊर्जा में आकर के। सभी की ऊर्जाएं एक समान होंगी और ये जब मिक्स करेंगे एक दूसरे के साथ, यहाँ हम कर सकते हैं, जब मिक्स करेंगे तो बनाएंगे 3, ये हो गए कि 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। और यही 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बनने की जो क्रिया होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कही जाएगी। एग्जाम्पल अगर लें हम, तो एक एग्जाम्पल है CH4। देखिए, जब भी आपको किसी भी अणु में हाइब्रिडाइजेशन की बात करना हो, तो आप पहले तो ये चेक करिए किसकी बात कर रहा है, केंद्रीय परमाणु की बात कर रहा है या बाहर की। वैसे अक्सर ये जाना जाता है और यही सही भी है कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन की बात होती है तो उसमें केंद्रीय परमाणु को ही ध्यान में रखा जाता है। जैसे CH4 में हम H का हाइब्रिडाइजेशन तो निकालेंगे नहीं, हम निकालेंगे C का हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए, C के हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले आपको इसमें आपको कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना होगा। जैसे आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब आपको मिलेगा कितने ऑर्बिटल इसमें बराबर एनर्जी में है और कितने ऑर्बिटल इसमें बराबर एनर्जी में नहीं है। जैसे कार्बन का जब आपने विन्यास किया तो आपको मिल गया 1s2, 2s2, 2p2। अच्छा, यहाँ पर इस 1s से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यह इसका इनर सेल होता है। आउटर सेल से हमें मतलब होता है, क्योंकि ये जो आउटर सेल होते हैं इन्हीं को बैलेंसी सेल कहा जाता है। यही बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलिए 2s को हम बना लेते हैं। ये इस प्रकार से बनेगा। ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कर दिया गया। 2p में जो px, py, pz ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz होते तो 3 ऑर्बिटल हैं, लेकिन इसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं। गाइज, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये इनकी जो एनर्जी है सभी ऑर्बिटलों की, वो अनइक्वलिटी फॉर्म में है। मतलब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 0 है, तो सबकी एनर्जी बराबर नहीं है और हमें जोड़ना है 4H। तो ध्यान रखेंगे, जितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं कम से कम उतने अनपेयर्ड ऑर्बिटल तैयार किए जाएं। अनपेयर्ड कहने का मतलब सबकी एनर्जी इक्वल हो। तो ये जो स्टेट आपका डायरेक्टली कर दिया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इनका ग्राउंड स्टेट रहा। एक समान एनर्जी के रूप में लाने के लिए हम इसको ग्राउंड स्टेट से हट करके एक्साइट स्टेट में लाते हैं। एक्साइट का मतलब हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो होगा यहाँ का शिफ्ट हो जाएगा pz में। ये देख रहे हैं, ये हो गया, तीनों ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे। pz में शिफ्ट होते ही सबकी एनर्जी, यानी जितने भी ऑर्बिटल हैं सभी ऑर्बिटलों की एनर्जी इक्वल हो जाती है। इसी के दौरान CH4 मॉलिक्यूल की बात करें, ऐड करेगा प्रत्येक हाइड्रोजन इस प्रकार से, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। अब देख रहे हैं कि चारों ऑर्बिटलों की जो एनर्जी है वो एक समान हो जाती है। ये रहा कार्बन का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये रहा, एक एक करके। अब संकर्ण की स्थिति देखी जाए, इसमें कुल मिलाकर के 4 ऑर्बिटल भाग लिए हैं
4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। गाइस बहुत आसान रहा ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए। बस आप कार्बन का विन्यास करेंगे, ग्राउंड स्टेट में होगा, ग्राउंड स्टेट में चारों H जुड़ नहीं सकते हैं, इसके लिए उसे एक्साइटेड स्टेट लाना पड़ेगा। जैसे एक्साइटेड स्टेट में आएगा सभी की सभी एनर्जी इसमें बराबर हो जाएगी। अब जब सबकी एनर्जी बराबर हो गई तो ऑर्बिटलों का मिक्सिंग भी आसान हो गया और नए ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण भी आसान हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अच्छा, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 पाए जाते हैं। कहा जाए इसकी आकृति कैसे होगी, तो देखिए कार्बन यहाँ होगा, कार्बन के बाद इसकी आकृति की बात करें तो ये टेट्राहेड्रल की स्थिति में होगा। कार्बन की ये 4 भुजाएं हो गई, चारों पर आप हाइड्रोजन रखेंगे, इसी प्रकार से ये हो गया चारों हाइड्रोजन, और ऐसे ही आप इसको ज्वाइंट कर सकते हैं, प्रत्येक हाइड्रोजन को ज्वाइंट कर सकते हैं ये। और यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनेगा। गाइस बिल्कुल बहुत आसानी से आप ध्यान में रखेंगे, जो CH4 होता है इसके कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, और इसके साथ साथ बनने वाला कोण जो HCH के बीच होता है वो 109° 28 का होता है। बस sp3 में इतना ही, बहुत कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आगे हम जब पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी, जिसमें इलेक्ट्रॉनों के द्वारा यानी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों के द्वारा रिपल्सन की प्रवृत्ति पाई जाती है, वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हुए भी स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल रेगुलर हो जाता है। हम बताएंगे आगे चल करके। ये जो आकृति है इसको रेगुलर कहते हैं। रेगुलर का मतलब समझ लीजिए एक बात, एक होता है शब्द रेगुलर और दूसरा होता है रेडुलर। देखिए रेगुलर शेप तभी पाया जाएगा जब इसमें नो पाई इलेक्ट्रॉन, कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। मतलब कह सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तब आकृति रेगुलर होगी। यहाँ पर देख रहे कहीं पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया गया तो आकृति रेगुलर। और जब यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जिनको हम कहें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या जिसको हम कहें एंटी बॉन्डिंग, या जिसको बोलते हैं हम नॉन बॉन्डिंग, जो बॉन्ड ना बनाया हो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तब उसकी आकृति को मतलब कह सकते हैं बॉन्ड एंगल को ही कम कर देते हैं। आकृति जो नियमित होती है उसको अनियमित करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बैलेंसर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अंतर्गत बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल इतना ही कि जितने हाइब्रिडाइजेशन हम देख रहे हैं ये सब के सब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति में हो रहे हैं। जितना भी सिंगल बॉन्ड बन रहा है, जितना भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, इस पर कहीं भी एंटी बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे। जितने बॉन्ड होंगे सब, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सब बॉन्डिंग के बॉन्डिंग फॉर्म में होंगे। यहाँ पर देख रहे CH4 में कोई भी ऑर्बिटल ऐसा नहीं है जहाँ पर जोड़े इलेक्ट्रॉन रखे गए हों, सब में अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सबकी एनर्जियाँ इक्वल हैं। लेकिन जब वेस्पर में चलेंगे तमाम ऐसे मॉलिक्यूल हैं जहाँ पर सबकी एनर्जी इक्वल नहीं होती है, लेकिन वह जो है हाइब्रिडाइजेशन की क्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। आगे मिलेगा वो सब, अभी हम केवल चल रहे हैं सिग्मा बॉन्ड वाले, जहाँ पर कोई पाई बॉन्ड या कोई कह सकते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी सेंट्रल एटम पर नहीं पाया जाता है। चलिए ये हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं दूसरे। चलिए अब आगे है sp3d1, इसको हटा देते हैं। देखिए sp3d1 में भी वही स्थिति है,
कि यस का एक ऑर्बिटल, इसकी बात करें sp3d1 की, खूब ध्यान से आप देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, और जब स्किप नहीं करेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिलता चला जाएगा। देखिए एक यस ऑर्बिटल होगा और p का तीनों ऑर्बिटल px, py और pz, ये तीनों ऑर्बिटल प्लस d का कोई ऑर्बिटल, चलिए हम dxy ही ले लेते हैं, ये लेते हैं, p का कोई ऑर्बिटल dxy, dyz, dzx, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, पांचों ऑर्बिटलों में कोई ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। यानी अब कह सकते हैं जब इनकी मिक्सिंग होगी 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर के 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, तब जाकर के यह संकरण sp3d1 संकरण हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? यस का एक ऑर्बिटल, p का तीनों ऑर्बिटल px, py, pz, d का जो 5 ऑर्बिटल होते हैं उसमें से कोई एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेगा। देखिए जब 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, और वह एग्जाम्पल रहेगा sp3d1 का PCl5। देखिए हम ऐसे एग्जाम्पलों को ले रहे हैं जहाँ पर कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पर ना पड़े, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। आप पहले P का कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, देखेंगे 6 4 10 2 12 और ये 3 15, और यहाँ पर आप करेंगे 3d0, क्योंकि अब यहाँ पर D की मिक्सिंग होने वाली है, D में लेकिन कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में नहीं पाया गया। यहाँ पर अगर हम 3s की बात करें तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 3p की बात करें इसमें भी 3 इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और D की बात करें चार हो गया और एक ये 5 हो गया। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया था। गाइस ध्यान दीजिए, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ सब पर अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया गया। हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये है ग्राउंड स्टेट। यदि पांचों Cl यहाँ जुड़ने लायक होता, 5 क्लोरीन का अणु है, 5 क्लोरीन परमाणु है, यदि यहाँ पांचों जुड़ जाता तब हम ये मानते कि ये ग्राउंड स्टेट ही इसका कह सकते हैं कि स्टेबल स्टेट है, सबकी एनर्जियाँ बराबर हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, एनर्जी अभी इक्वल नहीं है। इक्वल एनर्जी लाने के लिए हम इसको एक्साइटेड स्टेट करते हैं। एक्साइटेड स्टेट में यही जो 3s है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, और ये जो आप देख रहे हैं इसमें 3 इलेक्ट्रॉन था ही, वो 3 इलेक्ट्रॉन रह भी जाएगा। यहाँ पर जो 5 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन कूद करके 3s से पहुँच जाता है 3d में। जैसे ही 3d में पहुँचता है हम देख रहे हैं सब के सब जितने भी ऑर्बिटल हैं वो अनपेयर्ड हो गए, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा अनपेयर्ड हो गए और सबकी एनर्जी इक्वल हो गई। अब अगर हम PCl5 मॉलिक्यूल की बात करें, यहाँ पर Cl जुड़ेगा, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ पर भी Cl, और ये सब मिल करके 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। यहाँ पर कर सकते हैं 1 2 3 4 और 5। जैसे ये इलेक्ट्रॉन हो गया P का, यानी फास्फोरस का, यहाँ हो गया, और ये सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं Cl के। तो इस प्रकार से हमने देखा क्या, इसमें पाया गया sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d1 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर पाया गया।
और यदि हम इसके आकृति की बात करें sp3d1 की, तो त्रिकोणीय यह बाई पिरामिडीय होता है। कैसे? जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फास्फोरस को रख लेते हैं और यही 1 2 और 3। देखिए थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर को और बेहतर बनाएं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे थोड़ा लगे कि ये एक दूसरे के 120 डिग्री पर हैं। ये यहाँ पर देखिए, ये हम मिला दें, इसे मिला देते हैं, यहाँ पर ऐसे मिला देते हैं, तो यहाँ पर Cl Cl Cl, ये तो हो गया PCl3। और ये PCl3 जो स्थिति होती है ये ट्राइगोनल होती है, लेकिन यहाँ पर 5 Cl जोड़ना है, तो एक Cl ये ऊपर होगा और एक Cl ये नीचे हो जाएगा। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये बनने वाला कोण 120 डिग्री होगा और प्रत्येक पर ये लंबवत होंगे। ये चीज़ें जो होंगी ये लंबवत और ये भी एक दूसरे के लंबवत, यानी कुल मिलाकर के लंबवत का मतलब हो गया 180 डिग्री बनेगा। और ये जो बांड ऊपर देख रहे हैं ये है आपके Cl का, 5 Cl जुड़ गए। अब यहाँ पर होगा क्या, ये त्रिकोणीय बाई पिरामिडीय का मतलब होता, त्रिकोणीय तो होंगे लेकिन उसमें द्विपिरामिडीय स्थिति बनेगी। मतलब ये जो भुजा आप देख रहे हैं, ये क्लोरीन की भुजा, ये इसके साथ भी ज्वाइंट होगी। ध्यान दीजिए, ये इसके साथ भी ज्वाइंट होगी, ये इसके साथ भी ज्वाइंट होगी और ये जो है इसके साथ भी यहाँ पर ये ज्वाइंट होगा। यानी कि ये जो ऊपरी एकदम हिस्सा देख रहे हैं, ऊपरी हिस्सा टॉप पर, ये अपने इस त्रिकोणीय के साथ जुड़ाएगा। यहाँ पर भी देख रहे हैं ये भी इस अपने त्रिकोणीय के साथ ही जाकर के जुड़ेगा। आप ऐसे स्ट्रक्चर को बना सकते हैं, तब जा कर के इसको बोलेंगे आप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति पाई जाती है ऐसे मॉलिक्यूल जो sp3d1 हाइब्रिडाइज होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 5 Cl 3 त्रिकोणीय स्थिति में रहेगा और 2 जो होगा वो लंबवत होगा, इस त्रिकोण के लंबवत होगा। मतलब यहाँ पर देखिए ऐसे अगर किया जाए, ये हो गया। अब यहाँ से जो निकलेगा भुजा, ये आप जानते हैं बिल्कुल ये लंबवत होगा। यहाँ पर तो ये लंबवत होगा, यहाँ पर ये ऊपर नीचे, एक लाइन नहीं बल्कि ये सीधे, जैसे ये हाथ है, ये इसके ऊपर एक निकल जाएगा और एक बांड नीचे निकल जाएगा। वही स्थिति यहाँ पर है। ये इतना स्पष्ट नहीं देखा जा सकता क्योंकि ये मानना पड़ेगा, जैसे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, एक बांड पर Cl ऊपर है, एक बांड पर Cl नीचे है, इसीलिए इसको बाई पिरामिडीय कहते हैं, क्योंकि टॉप का हिस्सा इन तीनों Cl के साथ कनेक्शन में होगा। तो इस प्रकार से इसकी आकृति त्रिकोणीय बाई पिरामिडीय हुई। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे है sp3d2। sp3d2 देखिए, यहीं पर थोड़ा सा हम सुधार कर लेंगे, आगे मिल जाएगा। देखिए इसमें D के 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। अब D का कौन, ऐसा माना जाता है कि इसमें, इसको मिटा दें थोड़ा बड़ा पड़ेगा ये, ऐसा माना जाता है इसमें D का dz² और प्लस ds² माइनस y², मतलब जो दोनों एक्सियल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक्सियल का मतलब हो गया D पर जो अच्छी, ऐसा
समझाते चलें। जैसे ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। यहाँ पर जब बात आएगी ESP3D2 हाइब्रिडाइजेशन की, इसे मिटा देते हैं, जो चल रहा वही लिखा जाए। ESP3D2 हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ पर d² मतलब कि ये वाला पार्ट, d का ये वाला पार्ट, और दूसरा x² माइनस y², यानी x² ये हो गया x², और इस पर y² की बात करें तो ये हो गया। ये जाकर के हिस्सा पार्टिसिपेट करता है। मतलब अब ये मत मानिएगा कि 3 ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं, ये बस एक दूसरे के ऊपर ही उपस्थित होते हैं। डी का जो ऑर्बिटल कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन होता है, बहुत ही जटिल होता है, मतलब एफ से तो कम ही जटिल होता है, लेकिन ये ओवरलैप ऑन द एक्सिस वर्क करते हैं। तो एक्सिस के साथ ही dz² और dx² माइनस y² ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और ये मिल करके 3 ये हो गया, 3 3 6, कुल मिलाकर के 6 नए ऑर्बिटलों का निर्माण करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लें, वो एग्जाम्पल है जैसे SF6। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड में बात करेंगे सल्फर की, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, 6 4 10 2 12 12 4, ये 16 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 3d 0 हो जाएगा। अब 3s का ऑर्बिटल फिगर बनाएंगे तो ये बनेगा 3s2 और 3p4। 3p4 में px py pz, देखिए एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 और एक ये 4। 3d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया गया। आप सीधा लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, सब जगह पर 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं अनइक्वलिटी पाई गई। जितने भी ऑर्बिटल हैं सबकी एनर्जी लेवल अलग अलग है। अच्छा, इसे कहेंगे हम ग्राउंड स्टेट। पता है आपको, ग्राउंड स्टेट मतलब जैसे था वैसे विन्यास करके ऑर्बिटल फिगर बना दिया गया। यहाँ पर 6f जुड़ नहीं पाएगा, इसीलिए इसको एक्साइटेड स्टेट में ना पड़ेगा। जब आप इसे एक्साइट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का कूद जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन p का भी बाहर कूद जाएगा। ये देखेंगे 1 2 और 3, एक इलेक्ट्रॉन 3p का और एक इलेक्ट्रॉन 3s का, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कूद करके 1 2 3 4 5 ये पहुंच जाएंगे d ऑर्बिटल में। बाकी सब 0 0। यहाँ पर देख रहे हैं 1 3 4 और 4 और 2 6, कुल मिलाकर के 6 ऑर्बिटल ऐसे हुए हैं जिसमें सभी की एनर्जी बराबर है। और जब सभी की एनर्जी बराबर है तो आप तुरंत जितने हैं SF6 के लिए F यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, सब जगह पर जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर के समान ऊर्जा के 1 2 3 4 5 और 6 ऑर्बिटल तैयार होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन होगा सल्फर का होगा 3 4 5 और ये 6, और उसके बाद ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन होगा, या फ्लोरीन के ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होगा, जो मिक्स करके ये 6 ऑर्बिटलों को बनाया है। और जो गाइस 6 ऑर्बिटलों को बनाएगा तो ये sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को सामने लेकर के आएगा। ध्यान देखिए, यस p का 3 ऑर्बिटल और d का 2 ऑर्बिटल, तो sp3d2 कुल मिलाकर के अगर सिग्मा बांडों की संख्या कही जाए 1 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ पर 6 सिग्मा बांड बनेंगे, लेकिन इसमें कोई भी पाई बांड नहीं होगा। इस बात का आप ख्याल रखें। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। यहाँ पर कुल मिलाकर के 6 ऑर्बिटलों का आपसी संयोजन हुआ है जिससे हाइब्रिडाइजेशन पाया गया sp3d2। और यदि इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा अष्टफलकी, यानी कि ऑक्टाहेड्रल। देखते हैं कैसा होता है ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर। यहाँ पर बना देते हैं।
इस यहाँ पर ये मिला ही लेंगे आप लोग। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में आप सल्फर को बीच में रखेंगे, यहाँ पर ऐसे करिए, ऐसा ऐसा, फिर ये इस प्रकार से इस प्रकार से। यहाँ पर पहले चीज तो ये चतुर्भुजाकार बनेंगे। चतुर्भुजाकार में यहाँ पर होगा आपका फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, चारों एफ को हमने जोड़ दिया, ये हुआ चारों एफ। चारों एफ कनेक्शन में आ गया और इसको भी जोड़ दीजिए, प्रत्येक एफ को यहाँ पर। अच्छा, जब प्रत्येक एफ ये जुड़ जाता है तो ये बन जाता है चतुर्भुजीय बन जाता है। इसकी चार भुजाएं चतुर्भुजीय बन गया। अभी दो बचे हुए हैं, इन दोनों को आप लंबवत रख सकते हैं। ये देखिए, ये जो दो भुजाएं हैं जिस पर फ्लोरीन सेट है यहाँ पर, ये भुजाएं एक दूसरे के लंबवत हो जाती हैं। गाइज आपको पता है, जब ये दोनों भुजाएं लंबवत हो जाती हैं तो यहाँ की जो डिग्री होती है वो 90 बनती है, यानी ये इसके साथ 90 डिग्री पर होगा। बात समझ आ रही है आपको कि जो पंचभुजीय चतुर्भुजीय देख रहे हैं, इनके कोण का मान कुछ और होगा, लेकिन जो ये ऊपर दिखाई दे रहे हैं इनके कोण का मान 90 डिग्री होगा और इस प्रकार से इनकी अष्टफल की आकृति पाई जाएगी। यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं, ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, और ये भी ध्यान दीजिएगा, ये सब यहाँ पर, और ये बांड भी इधर जुड़ जाएगा। इसको भी जब जोड़ेंगे ये यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर, और ये जब अंदर की तरफ जाएगा ये फ्लोरीन के साथ टच में करेगा और ये फ्लोरीन के साथ भी टच करेगा। गाइस इस प्रकार से स्ट्रक्चर जा करके मिलेगा अष्टफलकीय का, क्या कहते हैं, 6 भुजाओं का जो ये बना हुआ बांड है, इसको आप कहेंगे अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। 4 चतुर्भुजीय तल में होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे ये, और ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जा करके बनेगा। हम लिख देते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत आसान सा रहा, बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल SF6 रहा। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा, लास्ट इसका बचा हुआ है sp3d3। ध्यान दीजिएगा, चलिए इसे हटा देते हैं। sp3d3 स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, कैसे ये संकरण आता है, तो कहने का मतलब आज संकरण का ये लास्ट टॉपिक होगा। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये विश्वास है। sp3d3 यहाँ पर भी आपके लिए एकदम आसान है, क्योंकि बहुत इजी तरीके से एक यस का px py और pz ये 3 ऑर्बिटल हो गए, और इस पर चलिए हम dxy कर लेते हैं, dyz कर लेते हैं और प्लस dzx कर लेते हैं। xyz yz zx ये तीनों ऑर्बिटलों को हम एक साथ मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद यहाँ पर 3 3 6 एक साथ कुल मिलाकर के 7 ऑर्बिटल बनेंगे। ध्यान दीजिएगा, 7 ऑर्बिटल बनेंगे, और इस 7 ऑर्बिटलों के कारण इसमें sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। एग्जाम्पल में आप IF7 ले सकते हैं, IF7 ले सकते हैं। आप जानते हैं कि जब I का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लास्ट में आपको 5s2 5p5 और 5d0 मिलेगा। ध्यान दीजिए,
लास्ट का हम ही करके दिखा देते हैं आपको। 5s2 5p5 और 5d0, इसके पहले आप विन्यास कर सकते हैं, बहुत आसान रहा। ये 5s2 में आप भरेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 5p5 है, यहाँ पर पहले p के तीनों ऑर्बिटल बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5। अब बात रही 5d की, यहाँ पर 1 2 3 4 5। 5d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया गया है, इलेक्ट्रॉन नहीं पाया गया तो कोई एनर्जी भी नहीं है। और यहाँ पर जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन भी पाया गया है सभी ऑर्बिटलों की एनर्जी इक्वल भी नहीं है, तब आप इसको ग्राउंड स्टेट मानेंगे। और कारण भी है कि जो ये 7f दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर केवल एक ही f जुड़ पाएगा, तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक सबकी एनर्जी बराबर नहीं होगी। तो इसके लिए इसे करना पड़ेगा ग्राउंड स्टेट। देखिए जब ग्राउंड स्टेट में लेंगे तो जो 3 ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यस का ऑर्बिटल और पी का 2 ऑर्बिटल ऐसा है, जहाँ पर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन थे यही इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड फॉर्म में ही, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब देखेंगे कि यहाँ पर 5 1 और 3 4, 4 और 2 6 ऑर्बिटल, अच्छा 1 2 3 4 5 और 6 ऑर्बिटल यहाँ पर बिल्कुल खाली दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना है, हमें जोड़ना है कुल मिला करके। डी में 3 ऑर्बिटल आएंगे, थोड़ा सा कंफर्म हो जाए। यहाँ से 3 ऑर्बिटल गायब होंगे इलेक्ट्रॉन के, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, एक हमें यहाँ और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि 2 यहाँ से 1 यस से गायब हुआ था। तो डी में 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अनपेयर्ड होंगे। तो कुल मिलाकर के 7 ऑर्बिटल ऐसे दिखाई दे रहे हैं इसमें जिनकी सभी की एनर्जियाँ इक्वल हैं। और जब इक्वल एनर्जी फॉर्म में आ जाते हैं तब यहाँ पर IF7 यानी कि फ्लोरीन का 7 परमाणु यहाँ पर जुड़ सकता है। फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, सब जगह पर जब फ्लोरीन जुड़ेगा तो कुल मिलाकर के 7 नए ऑर्बिटलों का फॉर्मेशन होगा। हम बना देते हैं 7 नए ऑर्बिटल इसी प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ऑर्बिटल बन गया। यहाँ पर पहले हम आई के इलेक्ट्रॉनों को रख देते हैं, आयोडीन के इलेक्ट्रॉन जितने भी थे 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 रख दिया गया। अब आप रखेंगे फ्लोरीन के सभी इलेक्ट्रॉन, जितने फ्लोरीन हैं जो बॉन्डिंग करने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको रखते हैं। तो देखते हैं हमें मिला क्या, यस का एक ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया, पी का 3 ऑर्बिटल और डी का 3 ऑर्बिटल। देखिए शुरुआत में गाइस ध्यान देंगे, शुरुआत में 5D में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था, ऐसा लगता था कि पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन जब आप नीचे जा कर के देखते हैं तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल तैयार होते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्रिया के लिए। क्यों? क्योंकि ये जो उसके पहले के जो इलेक्ट्रॉन थे ये जोड़े के रूप में थे, एक्साइट करने पर इलेक्ट्रॉन डी में पहुँच गए और डी में पहुँचने से सभी की एनर्जी इक्वल हो गई। और जब एनर्जी इक्वल हो गई तब जा कर के आपस में मिक्स करने लायक हो गए और हमें देते हैं क्या, EsP3d3 हाइब्रिडाइजेशन। एक बार ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम स्ट्रक्चर चूँकि इसी पर बनाने वाले हैं, IF7 का स्ट्रक्चर, 7 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर लगाए जाएंगे। और जब ये 7 सिग्मा बॉन्ड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो ये बनाते हैं पंचकोणीय यानी कि पेंटागोनल बाई पिरामिडल। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम फिगर इसे बना देते हैं। या वीडियो को आप पॉज करके भी इसे अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं IF7 का स्ट्रक्चर। देखिए पंचभुजीय का मतलब हो गया कि आई को बीच में रख दीजिए,
1 2 3 4 5 2 ऐसे कर दीजिए। अब यहाँ पर आप ऐसे ज्वाइंट कर दीजिए, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल के अंतर्गत आते हैं ये। थोड़ा सा इसे बढ़ा देते हैं, इस बांड को। यहाँ पर सब एक दूसरे के साथ इस प्रकार से कनेक्शन में होंगे, ऐसे ही कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर ये इसके साथ, ये इसके साथ, मतलब ये थोड़ा सा जटिल हो जाता है, ये सॉरी, ये जटिल अणु बन जाता है। लेकिन ध्यान देना है कि जो जिन भुजाएं जो ऊपर नीचे हैं वो लगभग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, और जो अगल बगल के जो पंचभुजीय अवस्था पाई जाती हैं वो 72 डिग्री का कोण बनाते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि बाई पिरामिडल का मतलब होता है ऊपर से भी जब इसको ढकेंगे तो पिरामिड जैसे, और नीचे से भी जब आई के ये पांचों बांडों को ढकेंगे तो पिरामिड जैसे दिखाई देंगे। तो इसीलिए इसको हम दोहरा पिरामिड भी कहते हैं। और जो ये 5 भुजाएं हैं बीच की, एक तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा पंचभुजीय बाई पिरामिडीय, एक तस्तरी नुमा स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जो 2 बांड यानी कि एक ऊपर और एक नीचे निकले होंगे, इस सब के साथ जुड़ करके एक ऊपर पिरामिड बनाएंगे और एक नीचे पिरामिड बनाएंगे। लेकिन जो पिरामिड बनाएंगे, पिरामिड वाले सिरे से इस सिरे के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, और जो पंचभुजीय वाले स्ट्रक्चर में होते हैं उनके कोण का मान 72 डिग्री होता है। तो गाइस, इस प्रकार से आज आप लोगों ने sp3 से लेकर के sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन तक पढ़ा, सीखा। हमें विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आज का क्लास कैसा रहा इसे ज़रूर आप लिखेंगे। मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए, कह सकते हैं, चाहे रेजोनेंस हो या इसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ी हुई और भी किसी अच्छी टॉपिक को लेकर के। तब तक आप स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। खूब अच्छे से इस चैनल के सभी वीडियो को देखते रहिए, बिना पॉज किए, बिना स्किप किए। मतलब पॉज तभी करिएगा जब आपको रुक करके किसी बिंदु पर अच्छे से देखना होगा, स्क्रीनशॉट लेना होगा। बाकी हमने इतना प्रयास किया है, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप खूब अच्छे से एक लाइन टू लाइन प्रत्येक वीडियो को आप देखते रहिए, शुरू से लेकर के अंत तक। और जहां तक हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी हाइब्रिडाइजेशन या अन्य जो भी हमने अपने पिछले क्लास में दिया है सबको आसानी से प्राप्त हो सके। चलिए, आज की क्लास बस यहीं पर। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।